प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, उसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और एलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं, ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में जब जाएं तो आप लोग कम जानकारी वाले ऑप्शंस को भी इलिमिनेट करके सही आंसर प्राप्त करने की स्थिति में हो। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है। प्रश्न है कि भारत सरकार ने कॉर्बोवैक्स को कोविड-19 के लिए बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, चूंकि पिछले साल कोविड-19 के कारण हम लोग बहुत परेशान रहे हैं और हमारे यहां अनेक वैक्सीन का यूज किया गया है, लेकिन उसके बाद जब बूस्टर डोज देने की बारी आई तो बूस्टर डोज देने के संदर्भ में सरकार ने कोर्बोवैक्स वैक्सीन को अलाउ किया कि कोर्बोवैक्स वैक्सीन का उपयोग करके अगर किसी व्यक्ति ने कोवैक्सीन या अन्य कोई वैक्सीन से अपना प्राइमरी डोज लिया है तो बूस्टर डोज के रूप में कोर्बोवैक्स का उपयोग किया जा सकता है। तो अब यहां पर कोर्बोवैक्स आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कोर्बोवैक्स कोविड के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। अब यहां पर देखिए, ये पढ़ने में आप लोगों को लग रहा होगा कि काफी टेक्निकल हो गया स्टेटमेंट। चलिए इसको मान लेते हैं कि ये काफी टेक्निकल है, लेकिन यहां पर एक वर्ड जो कि हम लोगों को समझ में आया है, ये पहला है। दूसरा, पूरे वायरस का उपयोग करने के बजाय एक पारंपरिक सब यूनिट वैक्सीन प्लेटफॉर्म टुकड़ों का उपयोग करके प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। इसका मतलब है कि ये जो कोवैक्स बना हुआ है, ये कोवैक्स जो बूस्टर डोज बन रहा है, ये उसी वायरस का उपयोग किया गया है, लेकिन उसमें पूरे वायरस का उपयोग करके नहीं, बल्कि उस वायरस के कुछ सब पार्ट को डेड करके और फिर उससे इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। तो यहां पर दो ऑप्शन आपके सामने हैं और कह रहा है कि कौन सा सही है। आइए पहले देख लेते हैं यह है क्या। देखिए, भारत सरकार ने घोषणा की है कि जिन लोगों ने कोविड-19 के लिए अपनी पहली या दूसरी खुराक के रूप में कोविशील्ड या कोवैक्सीन लिया है, वे तीसरे बूस्टर शॉट के रूप में कोर्बोवैक्स को ले सकते थे। तो कोर्बोवैक्स एक ऐसी वैक्सीन है जो बूस्टर डोज के रूप में यूज की जा रही है और इसके लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि आप पहले भी कोर्बोवैक्स का ही डोज लिए हुए हो। अगर आपने इसके पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोई भी डोज लिया है तो भी कोर्बोवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में यूज किया जा सकता है। कोर्बोवैक्स भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जिसकी 2 खुराक 28 दिनों के अंतराल पर निर्धारित की गई है। इसमें कहा गया है कि आप इस बूस्टर डोज को, अगर आपने अपना पहला डोज ले रखा है या सेकेंड डोज ले रखा है, तो उसके 28 दिनों के बाद इस बूस्टर डोज को ले सकते हैं। अब यहां पर एक ध्यान रखना है, लिखा हुआ है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। बेसिकली ये होता क्या है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, कि अगर कोई वायरस है, यहां पर सपोज करिए ये वायरस है, तो रिसेप्टर बाइंडिंग क्या करता है, जब आप कोई बूस्टर डोज लेते हैं या कोई वैक्सीन लेते हैं तो वो वैक्सीन इस वायरस के चारों ओर एक घेरा बना देता है और घेरा बना करके इसको जो प्रोटीन की सप्लाई हो रही होती है, जिससे कि यह शरीर के बाकी अंगों को प्रभावित कर रहा होता है और अपने आप को एक्सपेंड कर रहा होता है, उस प्रोटीन की सप्लाई को रोक लेता है। तो यही होता है बाइंडिंग डोमेन, उसको बाइंडिंग कर दिया। ठीक है। फिर है कि कोर्बोवैक्स एक पुनः संयोजक प्रोटीन उप इकाई टीका है, अर्थात यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि टीके के रूप में यूज किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह सार्स-कोव-2 अर्थात कोविड-19 के एक विशिष्ट भाग से बना है।
तो किससे बना है? कोरोवैक्स किससे बना है? या कोविड-19 का जो वायरस है उसी वायरस के एक भाग से बनाया गया टीका है, अर्थात यह वायरस के ही एक डेड पार्ट से एक वैक्सीन के रूप में तैयार किया गया है। और यह वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन के रूप में काम करता है, चिपक जाता है प्रोटीन के रूप में। इसके विकास और उत्पादन के लिए भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोलॉजिकल ई, अब यहां पे ये नाम आपको याद कर लेना है कि कोर्बोवैक्स वैक्सीन किसने तैयार किया है? तो बायोलॉजिकल ई नाम की, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड नाम की एक भारतीय बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसी ने कोर्बोवैक्स वैक्सीन तैयार की है। ठीक है, तो यहां से हमें इतनी जानकारी प्राप्त हो गई। अब प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। तो यहां पर सही है ये। और एक और बात बताता हूं कि जब आपको पता नहीं है ऐसे ऑप्शंस में, अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीएससी ने टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसे में अगर आप निश्चित रूप से उसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी एक पर्सनल सलाह रहेगी कि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्नों में अधिक रिस्क लेने की स्थिति में नहीं रहें। ठीक है, हाँ, अगर संभावित लग रहा है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन जिनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है वहां पर रिस्क लेना टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में, ये आपको कहता है आ बैल मुझे मार वाली रणनीति हो जाती है। तो यहां पर तो हम जानते हैं, और कोर्बोवैक्स को आपको तैयार कर लेना है क्योंकि यह भारत की पहली और स्वदेशी रूप से विकसित एक बूस्टर डोज है। तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी ही चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट होते हैं। दूसरा कि पूरे वायरस का उपयोग करने के बजाय, तो इसका ये भी हम जानते हैं कि ये जो वैक्सीन तैयार की गई है ये वायरस के ही डेड पार्ट से तैयार की गई है। वायरस को ही डेड करके उसके कुछ पार्ट से इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है, तो एक और दो दोनों सही है। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि टेक्नोलॉजी से जुड़े क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, आप उसके बारे में पूर्ण रूप से अवेयर नहीं है, अधकचरा ज्ञान है, तो अगर ऑप्शन इलिमिनेट हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इलिमिनेट नहीं हो रहा है तो रिस्क लेने से ऐसे प्रश्नों में बचना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई नमस्ते योजना। अब नमस्ते योजना का संदर्भ किससे है? नमस्ते जो कि भारतीय ग्रीटिंग का एक पहचान है। हम सभी भारतीय किसी एक दूसरे को अगर ग्रीटिंग करना हो, सामने कोई भी हो, तो उसको नमस्ते से करते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि यह किससे जुड़ा हुआ है? मैंग्रोव और प्रवाल परितंत्रों के पुनरुद्धार से। देखिए, कुछ बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको कि ये जो लीनियर क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली ये बड़े रिस्की क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहां पर अगर आपने 70 प्लस या 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपको लगता है कि यहां पर आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो रिस्क लिया जा सकता है। तो यहां देखिए, कह रहे हैं कि नमस्ते योजना मैंग्रोव और प्रवाल परितंत्रों के पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ है। कहां से कहीं से ये मैचिंग दिख रहा है? प्रवाल का पुनरुद्धार करना, मैंग्रोव का पुनरुद्धार करना और नमस्ते का कोई लिंक दिख रहा है? सामान्य रूप से यह लिंक नहीं दिख रहा है। फिर आते हैं भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना। अब यहां पर देखिए, ये जो ऑप्शन डिजाइन किया गया है, बेसिकली ये इसीलिए डिजाइन किया गया है कि आप समझ लें कि नमस्ते क्या है, भारतीय संस्कृति की एक ग्रीटिंग्स है, ग्रीटिंग के एक आइडेंटिटी है। लेकिन अगर इतना आसान होता तो ये क्वेश्चन पूछा गया होता क्या? भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई है। किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, यह संभावित ऑप्शन हो सकता है। तीसरा आते हैं सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई। अब देखिए, ये मुद्दा चूंकि काफी चर्चा में रहता है। सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय बहुत से कर्मचारी अपनी जान खो बैठते हैं, और ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जहां हम 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं, आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी हाथ से मैला ढोने की प्रथा या हाथ से सेप्टिक टैंकों की सफाई करने की प्रथा अभी भी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में प्रचलित है और जारी है। तो यह बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और सोसाइटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
काफी चर्चा में भी रहता है। चौथा ऑप्शन है पर्यटन के अवसरों में वृद्धि। देखिए नमस्ते का पर्यटन से जुड़ाव जरूर हो सकता है। तो यहां जो ऑप्शन तैयार किए गए हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ पहला ऑप्शन को आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको एलिमिनेट करना अगर जानकारी नहीं है तो बड़ा रिस्की है। ऐसे में मेरा सुझाव रहेगा कि अगर लिनियर वाइज ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएं जिनको आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वह मैक्सिमम केस में गलत होने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, आइए जान लेते हैं यह है क्या। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते, यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, अर्थात 2 मंत्रालय एक साथ मिलकर के संयुक्त पहल के रूप में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहां पर आपके लिए टास्क है कि केंद्रीय क्षेत्रक योजना और केंद्रीय प्रायोजित योजना, इन दोनों में क्या अंतर होता है। बार बार ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो कह रहा है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है, जिसमें शहरी मामलों का मंत्रालय भी ज्वाइंट रूप से जुड़ा हुआ है। नमस्ते शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की परिकल्पना के साथ इसको तैयार किया गया है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को डेवलप करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम समझ गए कि ये किससे जुड़ा हुआ है। नमस्ते परियोजना सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा है, उसको रोकने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय मिलकर के इस योजना को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ध्यान रखना है कि यह टोटली 100% फंडिंग कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी भी योजना की 100% फंड करती है तो उसे कहते हैं केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना, केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना। ठीक है, और अगर केंद्र और राज्य दोनों की कुछ भागीदारी होती है, शेयर होल्डिंग्स होती है, जैसे केंद्र सरकार 50% पैसा देगी और राज्य सरकार 50%, या फिर 75-25 हो या 90-10 हो, तो ऐसी योजनाओं को कहते हैं स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय। तो केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना है, अर्थात इसमें 100% शेयर होल्डिंग किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो यहां हम समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, मुझे पर्सनली अगर कहूं तो अगर एक समझदार व्यक्ति की तरह क्वेश्चन तैयार करना हो तो मैं इस टॉपिक को यूपीएससी के क्वेश्चन के लिए जरूर सेलेक्ट करूंगा। पढ़ता हूं फिर आपको पता चल जाएगा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। इसरो ने अपने प्रथम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को 7 अगस्त को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब यहां पर आपके लिए कुछ जानकारियां हैं कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसरो ने इसको लॉन्च किया है, दूसरा ये पहला है, प्रथम है, और कब लॉन्च किया गया है, 7 अगस्त को। कहां से, श्रीहरिकोटा से। हरिकोटा कहां है, आंध्र प्रदेश में। और वहां पर जो लॉन्चिंग सेंटर है उसका नाम क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। मतलब एक ही स्टेटमेंट में आपके पास 4-5 फैक्ट दिए गए हैं। बेसिकली ये जो फैक्ट दिए गए हैं, यूपीएससी जब भी एक स्टेटमेंट में 4 या 3 से अधिक अगर फैक्ट देता है तो उन फैक्टों में से एक फैक्ट को गलत कर देता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये जरूर ध्यान दें कि जब भी किसी भी एक स्टेटमेंट में 3 या 3 से अधिक फैक्ट मिलने लगे तो समझ जाइएगा कि इनमें से कोई एक फैक्ट संभावित गलत अवश्य है, तो इससे पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हालांकि यहां पर ये आपको ध्यान देना है कि ये सही है कि गलत है। दूसरा, SSLV में
EOSO-2 और आजादी सैटेलाइट को भेजा गया था। अब बताया जा रहा है कि ये जो SSLV सैटेलाइट भेजा गया था, इसमें दो सैटेलाइट भेजे गए थे, एक EOSO-2 और दूसरा आजादी सैटेलाइट। अब ये फैक्ट्स आपको जानना है कि क्या ये सही है कि गलत है। दूसरा, यह PSLV रॉकेट से आकार में काफी छोटा है और इसमें 3 स्टेज हैं। अब यहां पर आप लोगों को जानना है कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कह रहा है कि यह PSLV से छोटा है, काफी छोटा है, तो ये इसका नाम क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो भारत में GSLV और PSLV दो लॉन्च व्हीकल्स हैं, दो ऑलरेडी हैं और उसके बाद ये स्मॉल नाम से बनाया जाता है, तो संभवतः ये PSLV से छोटा ही होना चाहिए। यहां तक आपकी समझदारी हो सकती है। इसमें 3 स्टेज हैं। अब जैसे कोई भी लॉन्च व्हीकल जब तैयार किया जाता है तो उसमें स्टेजेज होते हैं जिसमें कि फ्यूल भरा जाता है, जिसमें कि ईंधन भरी जाती है। तो कह रहा है कि इसमें 3 स्टेज हैं, 1, 2 और 3। इसका मतलब कि इसमें चौथा ईंधन के लिए चौथा स्टेज नहीं है, 3 स्टेज वाला ये सैटेलाइट है। मैंने क्या बताया है कि जब भी यूपीएससी कोई डिजिट दे दे, कोई निश्चित नंबर दे दे, तो मैक्सिमम केस में वो नंबर क्या होता है? गलत होता है। तो यहां पर अगर हम ये मान के चले कि यहां 3 स्टेज जो दिया है ये गलत है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन जैसे ही गलत हुआ, आपका आंसर निकल गया 1 और 2। अब 1 और 2 निकल गया तो अब आप 1 जो स्टेटमेंट है उसको रीचेक कर लीजिए। कह रहा है कि इसरो ने अपने प्रथम SSLV को 7 अगस्त को आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश में है। वहां जो लॉन्च सेंटर है उसका नाम क्या है? क्या सतीश धवन स्पेस सेंटर नाम है? अगर है तो मान लीजिए कि हाँ, इसका मतलब कि ये पहला स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से डिजिट अगर आप देख लेते, यूपीएससी भी यही करता है। जैसे यहां पर देखिए उसमें 2 नाम दिए हैं, EOSO-2 और आजादी सैटेलाइट। यहां पर यूपीएससी जब ये ऑप्शन तैयार कर रहा होता तो वो इन दोनों में से किसी एक को भी गलत कर देता। ठीक है, मैंने इसको सही इसलिए किया है ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि यूपीएससी इसको गलत करेगा और मैंने इसको सही किया है, तो आपकी तंद्रा भंग हो जाए, आप थोड़े एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो यहां पर 3 स्टेज है, ये भी गलत होने की संभावना थी, और यहां पर 2 नाम दिए गए हैं डेफिनेट, तो यहां इसके भी गलत होने की संभावना थी। हालांकि अगर तीसरा हमने गलत किया तो अपने आप 1 और 2 आंसर निकल गया। लेकिन जब भी आप सॉल्व करें तो सॉल्व करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि जहां भी निश्चित फैक्ट दिए गए हो, कोई नाम दिया गया हो, तो अधिकांश केस में वो नाम यूपीएससी गलत पूछेगा। ठीक है, ये बेसिकली एक कंपनी है स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया ने इसरो के साथ मिलकर के इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है, जिसे 750 से अधिक जो भारत के स्कूली छात्र हैं जिनको कि स्पेस में इंटरेस्ट है, उनको लेकर के ये सैटेलाइट डिजाइन किया गया है। और ये सैटेलाइट बेसिकली बच्चों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में मोटिवेट करने और उनकी योग्यता को बढ़ा करके उन्हें साइंटिस्ट बनने के लिए प्रेरित करने के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो और ये ध्यान रखना है कि ये 3 स्टेज का नहीं है बल्कि 4 स्टेज का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसमें जो ऊपर के 3 स्टेज हैं वो उसमें ठोस ईंधन भरा गया है, जबकि जो नीचे का चौथा स्टेज है उस चौथे स्टेज में लिक्विड ईंधन भरा गया है। तो लिक्विड ईंधन शुरू में बूस्टर के रूप में काम करता है और बाकी के जो 3 ठोस ईंधन उसमें भरे गए होते हैं वो सैटेलाइट को ऊपर की ओर ले जाते हैं। यह सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, चूंकि ये नाम से भी पता चल रहा है कि स्मॉल है, तो ये बहुत ऊंचाई तक नहीं जाता है, बल्कि लो अर्थ ऑर्बिट अर्थात मैक्सिमम 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक, पृथ्वी की सतह से मैक्सिमम 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर के सैटेलाइट्स को स्थापित कर देता है। ठीक है, बेसिकली इसको इसलिए तैयार किया गया है कि अगर कोई छोटी सैटेलाइट हो और वह निम्न कक्षा में स्थापित करनी हो तो कम खर्चे में इसको लेकर के स्थापित कर दिया जाए। क्योंकि अगर पीएसएलवी और जीएसएलवी से हम
छोटे छोटे सैटेलाइट को भेजने लगे तो उनकी लागत बहुत अधिक होती है। तो इसीलिए पीएसएलवी और जीएसएलवी की लागत को कम करने के लिए एसएसएलवी सैटेलाइट को तैयार किया गया है, ताकि यह छोटे छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित कर सके। ठीक है, और यह भी जान लेना जरूरी है कि ये जो EOSO-2 और आजादी सैटेलाइट्स है, इन दोनों को भारत के बच्चों के द्वारा, स्कूली छात्रों के द्वारा तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है, और स्पेस किड्स इंडिया नाम की जो कंपनी है उसने बच्चों के साथ मिलकर के इसको तैयार करके अंतरिक्ष में इसरो के सहयोग से भेजा है। ठीक है, तो ये क्योंकि बच्चों के सहयोग से तैयार किया गया है, इसीलिए इस पर अधिकांश लोगों की नजर होती है। जो जागरूक लोग हैं, जो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी निगाह ऐसे मुद्दों पे जरूर रहती है कि देश भविष्य के लिए क्या कर रहा है साइंस एंड टेक के लिए। तो बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जिसमें कि अच्छा रिसर्च हो रहा है, तो उनको आप लोग भी ध्यान से जरूर पढ़ें। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में शिक्षाविदों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने संबंधी जांच एजेंसियों के अधिकार को चुनौती दी गई। अब ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जांच एजेंसियां जब जांच करने आती हैं, तो कभी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, कॉलेज में जब जाती हैं, तो वहां जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनके टेक्निकल उपकरण अर्थात मोबाइल या फिर लैपटॉप भी जब्त कर लिए जाते हैं। तो इन शिक्षाविदों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई कि चूंकि उसमें किसी टीचर के या किसी प्रोफेसर के रिसर्च पेपर होते हैं, उनके जीवन की उपलब्धियां होती हैं उनके लैपटॉप में, तो ऐसे में जांच एजेंसियां उनको उनके जीवन की योग्यता, उनके जीवन के पूरे रिसर्च को अपने यहां लेकर के सार्वजनिक कर सकती हैं, और ऐसा उस व्यक्ति की पूरी जीवन की कमाई समाप्त हो सकती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने याचिका दायर की है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो टीचर या फिर जो एडुकेटर हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त न करें। दूसरा स्टेटमेंट, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कानून जांच एजेंसियों को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने का अधिकार देता है। यह एक स्टेटमेंट है, यह बता रहा है कि हमारे यहां जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है या सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट 2000 है, यह जांच एजेंसियों को अधिकार देता है कि वे किसी भी शिक्षाविद से उनके उपकरणों को जब्त कर सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है, अकादमिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है, और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत पेशे या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार भी है। अब यहां पर इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं संविधान के। इसमें एक आर्टिकल है अनुच्छेद 19(1)(g) और दूसरा आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 19(1)(a). अब अगर आप लोग बेसिक किताब, पॉलिटी की अगर बेसिक किताब जैसे लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत पढ़ते समय आपको आर्टिकल नंबर 19 में 19(1)(a) से लेकर के जो G तक अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार आपको रटने होते हैं और अधिकांश लोग रटते हैं। तो यहां स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 1(g) भाषण की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 1(a) यह व्यवसाय की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? देखिए, यूपीएससी भी यही करता है कि छोटे छोटे फैक्ट को इधर उधर करके और उसको सही और गलत बना देता है। तो जब ये कह रहा है कि अनुच्छेद 19(1)(g) भाषण की स्वतंत्रता, आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 19(1)(a) किससे जुड़ा हुआ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। और जी किससे जुड़ा हुआ है? व्यवसाय करने, भारत में कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता से। तो यहां पर क्या किया गया है? फैक्ट को उल्टा कर दिया गया है। यूपीएससी ऐसा करता है। तो ऐसे में आपको भी ध्यान रखना है कि एक ही स्टेटमेंट में दो फैक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए अगर हो, तो अधिकांश संभावना होती है कि वो दोनों फैक्टों को यूपीएससी इधर उधर करके दे देता है, अर्थात उसको गलत बना देता है।
तो यहां पर ये फैक्ट क्या है, ये गलत है। तो थर्ड जैसे ही गलत हुआ आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया 1 और 2। तो अब यहां पर आपको 1 और 2 प्राप्त हो गया, मतलब कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में यह प्रोविजन है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया जा सकता है। ये सब पहला और दूसरा स्टेटमेंट एकदम बेसिक स्टेटमेंट है, कोई भी सिंसियर स्टूडेंट इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन हम डेली लेते हैं और इसके माध्यम से आपको बताते हैं कि आपकी दिशा और दशा क्या होनी चाहिए तैयारी की, और क्वेश्चन को एलिमिनेट करते समय आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कह रहा है कि यह तेल परिष्करणियों अर्थात रिफाइनरी का एक उत्पाद है। भट्टी तेल किससे निकलता है, रिफाइनरी से निकलता है, रिफाइनरी का एक उत्पाद है। दूसरा, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। इट्स यूज कॉज सल्फर इमिशन इनटू एनवायरनमेंट। अब यहां पर अगर आपको बेसिक इन्वायरमेंट इकोलॉजी की कोई भी किताब आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम आग जलाते हैं तो आग के जलने से सल्फर का उत्सर्जन होता है। ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब यहां देखिए कह रहा है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तो ये क्या है, तेल। तेल को जलाने से ऊर्जा उत्पादित होती है, ऐसा होता है। और ये कह रहा है कुछ उद्योग, ये नहीं कह रहा है कि सभी उद्योग। कुछ उद्योग का मतलब है कि लिमिटेड कुछ ऐसे उद्योग हो सकते हैं। दुनिया भर के सारे उद्योगों की जानकारी किसी व्यक्ति को तो होगी नहीं कि कोई इसका उपयोग नहीं करता है, ऐसा डेफिनेट स्टेटमेंट तो कोई नहीं दे सकता है। हाँ, कुछ अगर जानकारी है आपको कि कुछ उद्योग ऐसा करते हैं तो आप कह सकते हैं कि कुछ उद्योग इसका उपयोग करते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए। लेकिन ये आप क्लेम नहीं कर सकते कि दुनिया का कोई भी उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्सर्जन के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में हजारों उद्योग हैं, दुनिया में सैकड़ों देश हैं, किसी भी देश में ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका उपयोग हो सकता होगा। तो इसीलिए अगर कहा गया है कि कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं तो यह स्टेटमेंट नियर टू करेक्ट अर्थात अधिकांश संभावना है कि यह सच होगा, सही होगा, क्योंकि कुछ कह रहा है, संभावना बता रहा है। ये डेफिनेटली ये नहीं कह रहा है कि करते ही हैं, कुछ उद्योग करते हैं, सभी उद्योग नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अब देखिए दो अगर स्टेटमेंट सही होगा तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी बाहर हो गया। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, सल्फर। अब ये ऑयल है, ऑयल जलेगा, आग जलेगा तो उससे सल्फर निकलता है, ये एक बेसिक जानकारी है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो 2 और 3 सही हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है बी 2 और 3 और डी 1 2 और 3। इसका मतलब है कि सिर्फ पहला ऑप्शन हमें, अर्थात अब हम कम से कम 50-50% पर आ गए। अब अगर हम पहले स्टेटमेंट को बढ़िया से एलिमिनेट नहीं भी करें तो भी 50% रिस्क लेकर के इस ऑप्शन को सही किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि यह परिष्करण रिफाइनरी का एक उत्पाद है। अरे भाई ये तो कह ही रहा है कि भट्टी से निकला हुआ तेल है, फर्नेस ऑयल है, तो रिफाइनरी से ही तो रिफाइनरी भट्टी से ही तो निकलता है, तो उसी का तो उत्पाद होता है। तो ये तो स्टेटमेंट ही खुद ही कह रहे हैं कि यह भट्टी से निकल रहा है, यह रिफाइनरी का उत्पाद है। सीधा सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो तीनों सही है। ऐसे में एक ट्रिक बताता हूं कि यूपीएससी में जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ जो दैनिक उपयोग से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर स्टेटमेंट साधारण होता है और वो स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में सही होता है। यहां पर आप एक रिसर्च कर लीजिएगा, जाकर के घर पे थोड़ा यूपीएससी के पीवाईक्यू लगा लीजिएगा कि जो भी दैनिक कार्यवाही से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन के तीनों ऑप्शन सही होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिना पढ़े आप तीनों सही कर दें, क्योंकि तीनों ऑप्शन साधारण दिए जाते हैं। तो ऐसे में आप यहां पर रिस्क लेकर के भी
ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए मैपिंग के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए एक मैपिंग का क्वेश्चन इसमें है कि भारत के कुछ प्रमुख दर्रों की बात की गई है और उनके लिए कुछ स्टेट्स दिए गए हैं जिनको कि मिलाना है। अब ये आपके लिए ध्यान दीजिएगा, पहला है बारालाचा। अब बारालाचा भारत के किस राज्य में अवस्थित है ये आपको बताना है। दूसरा है अघिल दर्रा, अघिल पास। तीसरा है लिपू लेख दर्रा। चौथा है दीफू दर्रा और पांचवा है जोजिला दर्रा। ऑप्शन है आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इनको मिलाना है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग इसको मिलाएं। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहां पर जब से जम्मू और कश्मीर का और लद्दाख का डिवीजन हुआ है तब से ऐसे क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल हो गए हैं, तो इनको थोड़ा सावधानी से आप कुछ सही करेंगे। यहां देखिए यह है जोजिला पास। जोजिला पास कहां है? तो ये जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने के लिए जोजिला पास का उपयोग किया गया है, लेकिन इसकी उपस्थिति कहां है? जम्मू कश्मीर में। तो यहां जो जोजिला पास है ये कहां हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। यहां देखिए जोजिला पास के बाद देखिए अघिल पास। ये अघिल पास है, ये कहां है? काराकोरम के जस्ट पास में यह एक दर्रा है जो भारत के लद्दाख को चाइना से कनेक्ट करता है। तो ये कहां है? लद्दाख रीजन में है। तो अघिल पास कहां हो जाएगा? लद्दाख रीजन में। तीसरा देखिए, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बता देता हूं। यहां देखिए काराकोरम पास। काराकोरम पास एकदम से भारत का जो बीच वाला हिस्सा है, यहां पर काराकोरम पास है लद्दाख में। ठीक है, यहां देखिए बारालाचा है, बारालाचा पास। ये कहां है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, बारालाचा पास। ठीक है, तो बारालाचा इसमें है। बारालाचा कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। फिर यहां पर देखिए लिपू लेख पास, लिपू लेख दर्रा। लिपू लेख कहां है? ये देखिए उत्तराखंड, नेपाल और चाइना तीनों यहां पर मिलते हैं, वहीं पर लिपू लेख दर्रा है। उत्तराखंड ये नेपाल है और इधर चाइना है। तो जहां पर भारत, चीन और नेपाल तीनों मिलते हैं वहीं पर है लिपुलेख पास। और वो भारत का कौन सा राज्य है? यह है भारत का उत्तराखंड राज्य। तो लिपुलेख दर्रा कहां है? उत्तराखंड में। अब यहां पे बच गया दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। आइए देख लेते हैं दीफू दर्रा कहां है। ये देखिए यहां पर दीफू पास है, जहां अरुणाचल प्रदेश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, दीफू पास अरुणाचल प्रदेश अर्थात इंडिया, इधर देखिए नीचे इधर है म्यांमार और इधर है चाइना। तो दीफू पास भारत, चीन और म्यांमार तीनों के सेंटर पॉइंट पे, जहां तीनों मिलते हैं वहां पर अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इसीलिए इन सब पास को एक बार मैं हट जाता हूं, आप लोग इनको याद जरूर कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पास है, यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे बनेंगे आपके लिए। ठीक है, इन सभी पास को आप लोग जरूर ध्यान रख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों को दिख रही है कुछ दुनिया की प्रमुख चोटियां और ये कुछ देश हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है। पहला है किलिमंजारो। ऑप्शंस हैं अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, अलास्का, रूस और तंजानिया। किलिमंजारो किस देश में अवस्थित चोटी है? दूसरा माउंट एल्ब्रस। तीसरा है माउंट मैकिनले। चौथा है माउंट काकेगुआ और पांचवा है विंसन मैसिव। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इन सभी पांचों को, इन पांचों के साथ मिला करके इस ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करके कमेंट में सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पांचों को आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, इसको तैयार कर लेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस आज के सेशन को पूरा किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।